वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम मेंडल के नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में हमने मेंडल के नियमों के बारे में पढ़ा था और उसमें सबसे पहले देखा था कि मेंडल का नियम प्रभाविता का नियम, उसके बाद में हमने पढ़ा था मेंडल का दूसरा नियम पृथक्करण का नियम। प्रभाविता के नियम हमने क्या देखा था कि मेंडल के एक संकर संकरण पर आधारित है, जिसके अनुसार वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है वो प्रभावी होगा और जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता वह अप्रभावी होता है। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। दूसरा नियम हमने पढ़ा था पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। उसमें हमने देखा था कि F1 पीढ़ी में विषम युग्मजी या संकर पौधे होते हैं, उन पौधों में प्रभावी या अप्रभावी दोनों लक्षण साथ साथ में रहते हुए भी एक दूसरे से संदोषित नहीं होते हैं। यानी आपको F1 पीढ़ी में जो पौधे होंगे उसमें दोनों लक्षण होते हैं, लंबा और बौनेपन का लक्षण, वो साथ में रहने के बाद में भी एक दूसरे से संदूषित नहीं होते हैं। और जब F2 पीढ़ी के लिए युग्मकों का निर्माण होता है उस समय दोनों पृथक हो जाते हैं, इसलिए इसे हम युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो थर्ड नियम है वो कौन सा हमें ध्यान रखना है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये हमें थर्ड नियम पढ़ना है। यह नियम है वह द्विसंकर संकरण एवं उच्च संकरणों पर आधारित है। तो यह नियम किस पर आधारित है, यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। मेंडल के कौन से प्रयोग पर आधारित है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। तो ये हमें ध्यान रखना है, यह नियम मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। तो यह नियम किस पर दिया गया, किस आधार पर दिया गया, तो आपको क्या ध्यान रखना है, द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित है और उच्च संकरणों पर भी यह लागू होता है। अब ये नियम कहता क्या है, पहले यह समझ लेते हैं। इस नियम के अनुसार यदि दो या दो से अधिक एक संकर संकरण पर लागू नहीं होता है, दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के बीच, विपर्यासी लक्षणों वाले पादपों के बीच संकरण करवाया जाता है। पादपों के बीच संकरण करवाया जाता है। यदि दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों वाले पादपों के बीच में संकरण करवाया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण पर प्रभाव नहीं होता है। यानी दूसरा लक्षण होगा वो उससे कोई प्रभावित नहीं होता है, प्रभाव नहीं होता है। यानी एक लक्षण की वंशागति होगी वह दूसरे लक्षण की वंशागति से क्या होगी, स्वतंत्र होगी। अर्थात ध्यान दीजिए कि प्रत्येक लक्षण होता है उसके युग्म विकल्पी होंगे वह दूसरे लक्षण के युग्म विकल्पी से स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रत्येक लक्षण होगा उस लक्षण के युग्म विकल्पी ही पृथक नहीं होते, प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी ही पृथक नहीं होते, युग्म विकल्पी पृथक नहीं होते, पृथक तो होते ही ये बात है, पृथक नहीं होते अपितु प्रत्येक युग्म विकल्पी या समस्त युग्म विकल्पी, विभिन्न युग्म विकल्पी या समस्त युग्म विकल्पी एक दूसरे से स्वतंत्र व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र व्यवहार दिखाते हैं, व्यवहार रखते हैं या प्रदर्शित करते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र व्यवहार प्रदर्शित करते हैं
या स्वतंत्र अपव्यूहित होते हैं, या स्वतंत्र अपव्यूहित होते हैं। तो इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं, अपव्यूहित होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, स्वतंत्र अपव्यूहित होते हैं। यानी जैसे मैंने दो लक्षण एक साथ लिए तो प्रत्येक लक्षण का उसकी वंशागति होगी, वो दूसरे लक्षण की वंशागति से कोई प्रभावित नहीं होगी। एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। मेंडल ने इसके लिए क्या किया था, तो आपको ध्यान रखना है, द्विसंकर संकरण प्रयोग को समझना है उसके लिए। तो आप ध्यान दीजिए, द्विसंकर संकरण प्रयोग में मेंडल ने क्या किया था, तो आप ध्यान दीजिए, समयुग्मजी गोल व पीले बीज वाले पौधों का संकरण करवाया। गोल व पीले बीज वाले पौधे थे, उनका इन्होंने समयुग्मजी हरे एवं झुरीदार के मध्य करवाया। हरे एवं किसके मध्य संकरण करवाया, झुरीदार बीजों वाले पौधों के मध्य संकरण करवाया। हरे एवं झुरीदार बीज वाले पौधे हैं, उनके मध्य इन्होंने संकरण कराया। गोल और पीले बीजों को हम किससे दर्शाएंगे, RR कैपिटल वाई से दर्शाएंगे। यहाँ किससे दर्शाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है, स्मॉल आर और स्मॉल वाई से। तो ये समयुग्मजी हरे और झुरीदार बीजों को लिया और किसके साथ संकरण करवाया, समयुग्मजी गोल एवं पीले बीजों वाले पौधों के साथ संकरण करवाया। अब संकरण करवाने से ये हमें कौन सी पीढ़ी है, तो आपको ध्यान रखना है, जनक पीढ़ी है। ये हमें जो पीढ़ी दिखाई दे रही है वो कौन सी पीढ़ी हो जाएगी, जनक पीढ़ी है। और जनक पीढ़ी को हम क्या कहते हैं, P1 के नाम से दर्शाया जाता है, पेरेंट्स फर्स्ट के नाम से दर्शाया जाता है। तो ये जनक पीढ़ी हमें इस प्रकार से लिए हमने। अब लेने के बाद युग्मक बनेंगे, और ध्यान दीजिए इसमें एक ही प्रकार के युग्मक इसमें भी कैसे बनेंगे, क्योंकि विषम युग्मजी है नहीं। मैंने आपको एक सूत्र बताया था 2 है, यानी विषम युग्मक की जितनी संख्या होगी उस आधार पर लेंगे। तो यहाँ पर विषम युग्मक की संख्या नहीं है, तो इस प्रकार से इसमें युग्मक कितने बनेंगे, एक ही प्रकार के युग्मक इसमें बनेंगे। यहाँ भी युग्मक कितने बनेंगे, एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे। अब युग्मक बनने के बाद में इनका आपस में हमने क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। और क्रॉस करवाने के फलस्वरूप हमें कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई, F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से युग्मक बने, और युग्मक को बनने के बाद में हमें F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। और F1 पीढ़ी किस प्रकार की होगी, तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर R स्मॉल r कैपिटल R और स्मॉल r और कैपिटल Y और स्मॉल y इस प्रकार से प्राप्त होती है। ये है तो किस प्रकार का, विषम युग्मजी प्रकार की है, और विषम युग्मजी प्रकार का है, परंतु सभी कैसे होंगे, गोल व पीले बीज वाले पादप प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से सभी गोल एवं पीले बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं। गोल एवं किस प्रकार के, पीले बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं। तो गोल एवं पीले बीज वाले पौधे प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से पौधे प्राप्त हुए, वो सारे किस प्रकार से थे, गोल व पीले बीज वाले थे। क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, गोल पर कौन प्रभाव, गोल किस पर प्रभावी है, तो आपको दिक्कत झुरीदार पर, और पीले बीजों पर पीले किस पर प्रभावी, हरे पर। तो इस प्रकार से हरा और झुरीदार तो अप्रभावी है, जबकि गोल और पीले कैसे प्रभावी है। इस कारण से F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। इस कारण से कौन से लक्षण दिखाई देंगे, होंगे विषम युग्मजी। यानी ये किस प्रकार की है, विषम युग्मजी है, परंतु आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर विषम युग्मजी अवस्था में कौन सा लक्षण दिखाई देता है, प्रभावी होता है, वही दिखाई देता है। तो यहाँ पर गोल प्रभावी है, इस कारण से गोल दिखाई देते हैं, और यहाँ पर पीले प्रभावी इस कारण से पीले। तो सभी पौधे होंगे वो किस प्रकार के बीजों युक्त होंगे, गोल एवं पीले बीजों युक्त होंगे। अब देखो नेक्स्ट F2 पीढ़ी के लिए क्या होगा, युग्मकों का निर्माण होगा। हमने इनका क्या करवाया, स्वपरागण करवा दिया। अब इनमें क्या करवा दिया, हमने स्वपरागण करवा दिया। और स्वपरागण कराने के पश्चात हमें क्या किया, ये स्वपरागण का मतलब उसी को लिया हमने जनक के रूप में, पेरेंट्स के रूप में, F2 पीढ़ी के रूप में, ये पेरेंट्स के रूप में, इसको मैंने ले दिया मादा युग्मक के रूप में, मादा के रूप में लिया। तो इसको मैंने ले लिया ये नर के रूप में ले लिया। तो इस प्रकार से नर के रूप में इसको ले लिया। लेने के बाद में F2 पीढ़ी के लिए हमने क्या किया, संकरण करवाया। F2 पीढ़ी के लिए संकरण करवाने पर ध्यान दीजिए, हमने क्या किया है, F2 पीढ़ी के लिए इनके मध्य स्वपरागण करवाकर क्या करवाया है, संकरण करवाया है। F2 पीढ़ी के लिए मैंने क्या करवाया, इनमें संकरण करवाया। तो युग्मक कितने बनेंगे, तो ये इसी सूत्र से आप ज्ञात कर सकते हो,
2n, n का मतलब विषम युग्मज संख्या, और विषम युग्मज संख्या यहाँ पर कितनी, 1 और 2, तो 2 विषम युग्मज कुल कितने युग्मक बनेंगे, 4 युग्मक। यानी ये मादा युग्मक कितने बनेंगे, 4 मादा युग्मक बनते हैं। कौन कौन से 4 मादा युग्मक बनेंगे, तो एक आपको ध्यान रखना है मादा युग्मक बनेगा, वह कौन सा बनेगा, R और R, यानी कैपिटल R और कैपिटल Y, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा कौन सा बनेगा, स्मॉल r और कैपिटल Y। तीसरा कौन सा बनेगा, तो आपको ध्यान कैपिटल R और स्मॉल y बनेगा। इसी प्रकार से चौथा कौन सा बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है स्मॉल r और स्मॉल y बनता है। यहाँ भी ऐसे ही नर युग्मक बनेंगे। कौन कौन से, 4 प्रकार के नर युग्मक बनेंगे। कौन कौन से नर युग्मक बनेंगे, कैपिटल R और कैपिटल Y, स्मॉल r और कैपिटल Y, और कैपिटल R और स्मॉल y, और स्मॉल r और स्मॉल y, ये 4 प्रकार के युग्मक बन जाते हैं। अब युग्मक बनने के बाद में इनमें परागण हुआ, संकरण प्राप्त किया और संकर पौधे प्राप्त हुए, वो इस प्रकार से प्राप्त हुए, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल कैपिटल Y, यानी चारों कैपिटल है। ये समयुग्मजी प्रकार के हैं और कैसे हैं, गोल एवं पीले हैं। तो समयुग्मजी गोल एवं पीले पौधे प्राप्त हुए। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए, यहाँ आपको ध्यान रखना है स्मॉल r, और ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पर कौन सा, कैपिटल R। तो पहले हम कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल R और स्मॉल r। इधर कौन सा है, कैपिटल Y, इधर भी कौन सा है, कैपिटल Y। यहाँ ध्यान दीजिए, तो कैपिटल R और स्मॉल r, कैपिटल Y और कैपिटल Y, ये प्राप्त हुआ। नेक्स्ट अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ भी स्मॉल r, यहाँ भी स्मॉल r, दोनों स्मॉल r ले लिए, फिर कैपिटल Y और फिर कैपिटल Y। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट अगला, यहाँ पर आपको कौन सा ध्यान, इधर भी कैपिटल R है, इधर भी कैपिटल R है, यहाँ कैपिटल Y और स्मॉल y, तो कैपिटल Y और उसके बाद में स्मॉल y। यहाँ से ध्यान दीजिए और स्मॉल y, ये इस प्रकार से हमें पौधे प्राप्त हुए। नेक्स्ट अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल y, ये हमें ध्यान रखना है, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल y। फिर उसके बाद में कैपिटल R, स्मॉल R और कैपिटल Y और स्मॉल y, ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। तो ये संतति प्राप्त हुई। नेक्स्ट अगला, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान रखना है इधर से कैपिटल R, इधर से कैपिटल R, तो दोनों साइड से कैपिटल R और दोनों साइड से कैपिटल Y, तो ये हमें संतति प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर कौन सा आ रहा है, स्मॉल r, उधर भी स्मॉल r है, यहाँ स्मॉल r, ये कैपिटल Y और स्मॉल y। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए स्मॉल r और कैपिटल Y और स्मॉल y प्राप्त होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, तो आपको क्या ध्यान रखना है, कैपिटल R, स्मॉल y, और यहाँ भी स्मॉल y, यहाँ कैपिटल R, स्मॉल y और स्मॉल y, और यहाँ पर समयुग्मजी बोने पौधे प्राप्त हुए। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हमें पौधे प्राप्त होते हैं। अब इन पौधों को प्राप्त होने के पश्चात में हम लक्षण स्वरूप और जीन स्वरूप अनुपात निकालते हैं, तो वो किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, ध्यान दीजिए। तो ये पहले हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, लक्षण स्वरूप अनुपात के बारे में। तो देखिए यहाँ पर लक्षण स्वरूप अनुपात किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। लक्षण स्वरूप अनुपात का मतलब क्या हुआ, बाह्य प्रतीति, यानी जिसे हम फिनोटाइप के नाम से जाना जाता है। तो फिनोटिपिक रेशियो हमें क्या प्राप्त होता है, वह हमें ध्यान रखना है, बाह्य प्रतीति किस प्रकार से देखी जाती है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ आप देखते हैं कि यहाँ पर कैसे पौधे हैं, सभी समयुग्मजी लंबे पौधे हैं। यहाँ भी आप देखिए तो आपको ध्यान रखना है विषम युग्मजी है, परंतु किस प्रकार के हैं, तो आपको ध्यान रखना है पौधे होंगे वो गोल व पीले बीज वाले हैं। यहाँ भी गोल व पीले बीज वाले हैं, यहाँ भी गोल व पीले बीज वाले, यहाँ भी पौधे कैसे गोल व पीले बीज वाले, यहाँ भी देखिए गोल व पीले बीज वाले, यहाँ देखिए यहाँ और यहाँ, ये इस प्रकार से पौधे प्राप्त होंगे। सभी किस प्रकार के होंगे, गोल व पीले बीज वाले। तो गोल व पीले बीज, पहला हमें ध्यान रखना है कौन से बीज हो जाएंगे, गोल व पीले बीज। दूसरा अनुपात हमें यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये आर, स्मॉल आर किसको दर्शाता है, स्मॉल आर दर्शाता है और वह दर्शाता है झुरीदार को। झुरीदार वह कैसे हो जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना झुरीदार व पीले, तो पीले एवं झुरीदार। दूसरा हमें ध्यान रखना है पीले एवं झुरीदार, तो ये पीले एवं झुरीदार वाले पौधे हमें ध्यान रखना है, झुरीदार। फिर कौन सा ध्यान रखना है, तो उसके बाद में आप ध्यान दीजिए, तो पीले और झुरीदार के बाद में नेक्स्ट अगला यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आपको कौन से पौधे प्राप्त हो रहे हैं, तो ये पीले और झुरीदार हो गए। यहाँ आप ध्यान दीजिए तो किस प्रकार के होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है हरे व, आपको ध्यान रखना है किस प्रकार के होंगे, गोल, हरे व गोल, और उसके बाद में हरे व झुरीदार। तो ये इस प्रकार से 4 प्रकार के हमें पौधे प्राप्त होते हैं। अब ध्यान दीजिए, तो आपको ध्यान का गोल व पीले कितने पौधे प्राप्त हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पौधे ऐसे प्राप्त हुए जो कि कैसे हैं,
गोल व पीले बीज वाले पौधे हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। पीले व झुर्रीदार पौधे कितने हैं? तो एक ये पौधा हो गया पीले व झुर्रीदार वाला, दूसरा ये पौधा हो गया पीले और झुर्रीदार वाला, तीसरा पौधा ये हो गया जो कि कैसा है? पीले व झुर्रीदार वाला है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 3 पौधे ऐसे हैं जो कि कैसे हैं? पीले व झुर्रीदार बीजों वाले हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अगला ध्यान दीजिए, तो आपको क्या ध्यान रखना है? हरे व गोल कौन से हैं? हरे और गोल में आप ध्यान दीजिए, तो हरे और गोल ये राउंडेड हैं और हरे और गोल कौन कौन से हैं? तो उसमें आप देखिए, तो पहले से हो गए। अब यहाँ पर ये बचे हैं, ये तीनों पौधे ध्यान दीजिए, ये कैसा राउंड है और हरे हैं। तो इस प्रकार से ये भी राउंड है और हरे है, ये भी राउंड है और हरे हैं। तो ये 3 पौधे फिर से हमें प्राप्त हुए, वह हरे एवं गोल हैं। तो इस प्रकार से हरे एवं गोल ये 3 पौधे प्राप्त हुए। लास्ट एक पौधा बचा है, वो किस प्रकार का है? तो हरे व झुर्रीदार है। तो इस प्रकार से बाह्य प्रतीति के रूप में दिखाई देने वाले लक्षण पर रूप अनुपात होता है, वह हमें क्या प्राप्त होता है? 9:3:3:1 प्राप्त होता है। तो ये हमें इस प्रकार से लक्षण पर रूप अनुपात होता है, उसमें 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। कितने प्रकार का अनुपात प्राप्त होगा? 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। 4 प्रकार के प्राप्त होने का कारण क्या है? क्योंकि प्रत्येक लक्षण होगा वह लक्षण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता है, यानी इनकी वंशागति होती है वह प्रत्येक लक्षण की क्या होती है? स्वतंत्र रूप से होती है। एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की वंशागति का कोई प्रभाव नहीं होता है। इस कारण से यह इस प्रकार का दिखाई देता है। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं, इसमें जीन प्ररूप अनुपात हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो अगला ध्यान दीजिए, जीन प्ररूप या जीनोटाइपिक रेशियो क्या प्राप्त होता है? जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? तो हमें ध्यान रखना है कि जीनोटिपिक रेशियो में सबसे पहला ये हमें ध्यान रखना है, हमें दिख रहा है कैपिटल आर, कैपिटल वाई और इसके पौधों की संख्या केवल कितनी है? 1 है। ये हमें ध्यान रखना है। एक पौधा तो ये हो गया। अब उसके बाद में सेकंड, ये इस प्रकार का रेशियो कितने पौधों में दिखाई दे रहा है? तो अगला हमें कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, इस प्रकार का रेशियो कितने पौधों में? 1 और केवल 2 पौधों में दिखाई देता है। तो ये 2 पौधों में इस प्रकार का रेशियो दिखाई देगा। नेक्स्ट अगला हमें ध्यान रखना है इस प्रकार का रेशियो, यानी कैपिटल आर और कैपिटल आर, उसके बाद में कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये पौधा 1 और ऐसा यहाँ भी दिखाई दे रहा है, ये 2 पौधे। तो ये 2 पौधे फिर से इस प्रकार के हमें प्राप्त हो गए। नेक्स्ट अगला ये हम देखते हैं, तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो रहा है कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और ये कुल कितने के पौधे हैं? तो आप ध्यान दीजिए, 1 2 3 4, यानी कितने पौधे इस प्रकार के प्राप्त होंगे? 4 पौधे हैं वो इस प्रकार के हमें प्राप्त होते हैं। फिर नेक्स्ट अगला रेशियो ध्यान दीजिए, ये तो ये आपको ध्यान रखना है, स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, इनकी संख्या केवल कितनी है? 1 है। ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अगला ध्यान दीजिए, ये लक्षण, यानी इस प्रकार के पौधे हैं, उसमें आप देखिए कौन कौन से पौधे हैं? स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो ये पौधे हैं, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 2। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, 1 और 2 हो गए। फिर नेक्स्ट अगला रेशियो हमें ध्यान रखना है, आर और उसके बाद में स्मॉल वाई, इनकी संख्या केवल कितनी है? 1 है। ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में अगला ध्यान दीजिए, ये इस प्रकार से आर और वाई और वाई, तो ये हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है, इनकी संख्या कितनी है? 2। और लास्ट ये रेशियो है स्मॉल आर, स्मॉल वाई, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 1। तो ये रेशियो हमें प्राप्त हो रहा है वो जीन टाइप या जीनो प्रारूप प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जीनोटिपिक रेशियो या जीन प्रारूप हमें प्राप्त होता है, वह किस प्रकार से प्राप्त होता है? तो ये इस प्रकार से प्राप्त होता है। आप इसको शॉर्टकट इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं, 12 24 12 और 1, ऐसे याद कर सकते हो। तो जीनोटिपिक रेशियो में प्राप्त होता है 12 24 12 1 प्राप्त होता है। तो आप ध्यान दीजिए, द्विसंकर संकरण में जीनोटिपिक रेशियो हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है? तो 12 24 12 1 प्राप्त होता है। कुल कितने टाइप्स के हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं जीनोटिपिक रेशियो के आधार पर, और फिनोटिपिक रेशियो के आधार पर 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। इसमें प्रत्येक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपीवन का नियम कहते हैं। एक बार क्विक वापस समझ लीजिए, जो हमने पढ़ा वो सही पढ़ाया गया। ध्यान दीजिए कि मेंडल क्या स्वतंत्र अपीवन का नियम क्या कहता है, किस पर आधारित है? तो ये द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। उन्होंने क्या बताया कि जब 2 या 2 से अधिक विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में संकरण करवाया जाता है, तो संकरण करवाने पर
एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं होता है। यानी यहाँ पर हमने देखा है कि गोल और पीले बीज वाले पौधे हैं, उसमें हरे और झुर्रीदार बीज वाले पौधे हैं। इनमें से गोल का लक्षण है वह आपको ध्यान रखना है, पीले जो बीज के रंग का लक्षण उसको कोई प्रभावित किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर रहा है। यहाँ भी आप ध्यान दीजिए, हरा रंग है वह झुर्रीदार बीजों को इस प्रकार से कोई प्रभावित नहीं करता। अगर कोई प्रभावित करता यदि तो इस प्रकार की परिस्थिति नहीं प्राप्त होगी। हमें दो प्रकार के नए कैरेक्टर्स प्राप्त हुए हैं, एक तो पीले के साथ में झुर्रीदार आया है और हरे के साथ में गोल आया है, तो ऐसा परिस्थिति नहीं होगी। अगर प्रभावी साथ में रहने की प्रकृति होती तो ऐसा नहीं दिखाई देता। ऐसा इसलिए दिखाई दे रहा है, ऐसे नए दो लक्षण हमें प्रकट हो रहे हैं। वो नए दो लक्षण किस कारण से प्रकट हो रहे हैं? क्योंकि प्रत्येक लक्षण है वो अपनी वंशागति कैसे दर्शा रहा है, स्वतंत्र रूप से प्रकट कर रहा है, और प्रत्येक लक्षण अपनी वंशागति स्वतंत्र रूप से प्रकट करने के कारण से ही इस नियम को हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपव्ययन का नियम कहते हैं। तो ये हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है कि प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी तो पृथक होते ही हैं, हमने पृथक्करण के नियम पहले ही पढ़ा है, पर यहाँ आपको ध्यान पृथक नहीं होते, अपितु विभिन्न युग्म विकल्पी के लक्षण होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, स्वतंत्र रूप से अपनी वंशागति दर्शाते हैं। तो इस कारण से इसे स्वतंत्र अपव्ययन का नियम या इसे हमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है। तो ये हमारे तीनों मेंडल के नियम हैं वो कंप्लीट होते हैं। सबसे पहला नियम हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में, प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम पृथक्करण का नियम पढ़ लिया था, और तीसरा नियम हमारा कंप्लीट होता है स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ आप क्या ध्यान दीजिए, एक लक्षण के दोनों युग्म विकल्पी होते हैं, वे दोनों आपस में स्वतंत्र होते हैं। यहाँ ये ध्यान रखना है, यहाँ ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी होते हैं वो दूसरे लक्षण के युग्म विकल्पी से क्या होते हैं? पृथक होते हैं। तो ये दोनों में आपको कंफ्यूज किसी भी प्रकार से नहीं होना है, दोनों को अच्छे से ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स, अगला हमारा टॉपिक रहेगा वो हमें ध्यान रखना है मेंडल की वंशागति के नियमों का महत्व। ये आपके अंतिम टॉपिक है सिलेबस के अनुसार, और उसमें हमें ध्यान रखना है कि जो है वह वंशागति के नियमों का महत्व क्या क्या है उस बारे में हमें ध्यान रखना है। तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट अगले टॉपिक के बारे में, मेंडल के वंशागति के नियमों का महत्व। उसमें ध्यान दें सबसे पहला महत्व है कि जो है वह सजीवों में प्रभाविता के लक्षण का पाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मेंडल के एक संकर संकरण हमने पढ़ा था, उस आधार पर एक नियम दिया था प्रभाविता का नियम। किसे कहते हैं प्रभाविता का नियम? तो आपको ध्यान रखना, जब एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो समयुग्मजी एक लक्षण की हम वंशागति का अध्ययन करते हैं तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रभावी कहेंगे। जो प्रकट नहीं होता उसे अप्रभावी कहते हैं। इस आधार पर हम क्या करते हैं? प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। कौन सा लक्षण प्रभावी है, कौन सा लक्षण अप्रभावी है, इस बारे में हमें इससे जानकारी प्राप्त हो जाती है। इससे हम क्या करते हैं, यानी घातक व हानिकारक जो जीन होते हैं वह अप्रभावी होने के कारण से प्रभावी जीन की उपस्थिति में अभिव्यक्त नहीं हो पाते, परंतु दोनों अप्रभावी होने की परिस्थिति में प्रकट हो सकते हैं। इस प्रकार के अप्रभावी जीन होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। तो ये हमारा पहला महत्व हो गया, वो हमें ध्यान रखना है। इससे हमें प्रभावी और अप्रभावी जीनों को पहचानने में सहायता मिलती है। तो ये पहला महत्व हमें ध्यान रखना है। सेकंड महत्व ध्यान दीजिए, तो मेंडल के पृथक्करण के नियम की प्रस्तुति से जीन संकल्पना की पुष्टि होती है। जीन संकल्पना क्या है पहले समझ लीजिए। तो आपको ध्यान रखना है, जीन संकल्पना का मतलब यह है कि प्रत्येक लक्षण होता है वो जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। यही आपको यहाँ ध्यान रखना है कि प्रत्येक लक्षण का वो कारक के द्वारा या जीन के द्वारा नियंत्रित हो। मेंडल ने ये बताया था कि प्रत्येक लक्षण होता है वह किसके द्वारा नियंत्रित? जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। फिर जीन संकल्पना ये कहती है कि प्रत्येक जीन होता है उसके दो विकल्प होते हैं, दो युग्म विकल्पी होते हैं। यहाँ भी हमने यही पढ़ा है कि दो विपरीत लक्षणों के स्वरूप को हम क्या कहते हैं? एलील्स कहते हैं। तो युग्म विकल्पी कहा जाता है। तो युग्म विकल्पी एक प्रभावी होगा, दूसरा अप्रभावी लक्षण। तो इस प्रकार से प्रत्येक लक्षण होता है उसके क्या होते हैं? दो युग्म विकल्पी होती है। ये मेंडल का नियम भी यही कहता है और जीन संकल्पना भी यही कहती है कि प्रत्येक लक्षण के कितने होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है दो विकल्प होते हैं। ये एक प्रभावी होगा, दूसरा कैसा होगा? अप्रभावी होता है। तो जीन संकल्पना स्पष्ट होती है। जीन संकल्पना ये कहती है कि एक जनक से संतति में जो लक्षणों का स्थानांतरण होता है जीनों के माध्यम से होता है, जो कि डीएनए परिखंड के रूप में उपस्थित होते हैं। यही यहाँ पर कहते हैं कि कारक होते हैं वो ये अपनी जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो मेंडल के पृथक्करण के नियम से सारी जो जीन संकल्पना है वो क्या होती है? यहाँ पर पुष्ट होती है, स्पष्ट होती है। तो जीन संकल्पना होती है वह इस नियम के द्वारा सिद्ध होती है। फिर तीसरा पृथक्करण के नियमानुसार एक जीन को के दो युग्म विकल्प होते हैं, ये दो विपरीत लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जैसे कि हमने हाइट का देखा था, उसमें एक प्रभावी जीन होगा वह कौन सा होगा? लंबा, और अप्रभावी जीन कौन सा होगा? बौना। तो एक ही युग्म विकल्पी के लक्षण हो सकते हैं
ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से एक युग्म विकल्पी होंगे, एक जीन के दो युग्म विकल्पी होते हैं और दोनों युग्म विकल्पी होते हैं दो विपरीत लक्षणों को, यानी एक दूसरे के विपरीत लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। यानी यह आपको ध्यान रखना है, उसी जीन पर उसी जो गुणसूत्र उपस्थित जीन है जो कि लंबेपन को दर्शाता है, ये आपको ध्यान रखना है किसको दर्शाता है, बौनेपन को दर्शाता है। तो इस प्रकार से इनके दो स्वरूप हो गए और उन विपरीत स्वरूप होते हैं, तो ये हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है। अगला मेंडल का नियम है, उस मेंडल के नियमों से संकर संतति उत्पन्न करके और नए लक्षणों के बारे में पता लगाया जा सकता है। जीवों में किस प्रकार से नए लक्षण विकसित किए जा सकते हैं, वो हम किस विधि के माध्यम से कर सकते हैं, मेंडल के संकरण की विधि के माध्यम से कर सकते हैं। संकरण विधि से अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है और उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक ही जाति में या एक ही वंश में लाया जा सकता है। किसी वंश में कोई अच्छा लक्षण है, उनको हम संकरण विधि के माध्यम से क्या कर सकते हैं, एक ही जाति में ला करके और अच्छी किस्मों का विकास किया जा सकता है। तो अच्छी पादप की किस्में हैं, उनका विकास करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी मेंडल के नियमों का उपयोग करके हम रोग प्रतिरोधक किस्मों का विकास करते हैं और जेनेटिक्स में कई रोग प्रतिरोधक किस्मों का विकास है वो मेंडल के नियमानुसार किया गया है और अधिक उत्पादन करने वाली फसलों का निर्माण किया जा सकता है। अधिक उत्पादन करने वाली, अधिक रोग प्रतिरोधक हो, बड़े पुष्पों वाले कई पादपों की किस्में हम आजकल विकसित कर सकते हैं। तो ये सारी किसके माध्यम से संभव होती है, संकरण के माध्यम से संभव है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और मानव जाति में सुधार के लिए भी मेंडल के जो है उस नियमों का उपयोग किया जाता है। मानव में जो सुधार से संबंधित शाखा है उसे हम सुजनिकी कहते हैं और सुजनिकी के है वो किस नियमों पर आधारित, मेंडल के नियमों पर आधारित है। और इस शाखा में हम मानव में सुधार कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के मानव में जो जेनेटिक्स डिजीज होती हैं, जो आनुवंशिक रोग होते हैं, उन रोगों में जो है उनका प्रारंभिक रूप से पता लगाने में ये हमें सहायता प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, मेंडल के नियमों के महत्व क्या क्या हैं। इसी के साथ में आपकी मेंडल के नियम एवं उन नियमों के वंशागति के जो नियम थे उनके महत्व क्या क्या है वो हमने डिटेल से पढ़ लिया है।